चेन जियांग को संदेह था कि जो लोग इस स्थान पर कब्जा कर रहे थे वे कई साल पहले इस स्थान पर प्रवेश करने वाले लोगों के वंशज होंगे, जैसे कि बाईशान युए के लोग। अगर ऐसा था तो ये जगह उनकी नहीं थी। इसलिए चेन जियांग भी जाकर उस चट्टान को देख सकता था जहां जानवर वध विधि दर्ज की गई थी। बड़े आदमी, उसने मेरी मध्यम गुणवत्ता वाली दिव्य तलवार को नष्ट कर दिया। हान चेन आगे बोलना चाहता था, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा, जिससे वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर वे नक्शे के हिसाब से इस जगह तक पहुंच पाते तो उनका थोड़ा कमजोर होना नामुमकिन नहीं होता। पिछले कई सालों में उनका सामना ऐसे कई लोगों से हुआ था। हम प्राचीन काल से ही यहाँ तैनात हैं, इसलिए हम बाहरी लोगों को पवित्र भूमि में प्रवेश करने और उसे नष्ट करने की अनुमति नहीं देते हैं। अब जब तुम, अली, यहाँ आ गए हो तो कोई रास्ता नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बड़े, अगर आप चाहते हैं कि वह संसार घाटी छोड़ दे तो क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? म्यू जियांग का चेहरा बदल गया और उसने उत्सुकता से पूछा। चेन जियांग के दिमाग में तुरंत नक्शा उभर आया। वहां वास्तव में एक घाटी थी और यह घाटी उस जगह से होकर गुजरती थी जहां वह जाना चाहता था, जो कि वह चट्टान थी जहां जानवर वध विधि छिपी हुई थी। पुनर्जन्म घाटी उस जगह से होकर गुजरेगी जहां वह जाना चाहता है। नक्शे के अनुसार वह उस घाटी में जाने के लिए यहाँ आया था। उसकी नज़र में घाटी में जाने वाले सभी लोग मौत को आमंत्रित कर रहे होंगे। वह जगह बेहद खतरनाक थी और चेन जियांग उस बूढ़े व्यक्ति और म्यू जियांग की बातों से बता सकता था कि पिछले कुछ वर्षों में वहां कई लोग मर चुके थे। ये लोग इतने लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, वे संसार घाटी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये संसार घाटी ही इस जगह से निकलने का एकमात्र रास्ता है। बेशक पिछले कुछ सालों में बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं। कबीले के मुखिया ने चेन जियांग को ध्यान करते हुए देखा और कहा, तो अब मैं सिर्फ उसी रास्ते से जा सकता हूँ। चेन जियांग ने धीरे से कहा, चूंकि अभी भी बाहर निकलने का रास्ता था तो फिर बाहर जंगल में जैद हड्डियों का क्या? वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, फिर भी उसने संसार घाटी में चलने का विकल्प नहीं चुना। बड़े, क्या हम उसे यहाँ नहीं रख सकते? ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। म्यू जियांग ने चेन जियांग को अत्यधिक सहानुभूति के साथ देखते हुए धीरे से कहा, हम नहीं कर सकते, हमारे परिवार के संसाधन सीमित हैं, हम अब बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में हमारे बच्चों और पोते पोतियों का क्या होगा? हान चेन तुरंत चिल्लाया। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। इन लोगों के लिए संसाधनों की समस्या होना सामान्य बात थी, क्योंकि वे इतने लंबे समय से यहाँ फंसे हुए थे और वह निश्चित रूप से अभी मरने के लिए पुनर्जन्म घाटी में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि डैन यानजिंग ने भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। चेन जियांग खड़ा हुआ, बूढ़े आदमी को देखा और मुस्कुराया, संसाधन हैं। यदि आप मुझे कुछ समय के लिए अपने कबीले में रहने देते हैं तो मैं आपको कुछ संसाधन प्रदान कर सकता हूँ। आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है? चेन जियांग की बातों ने बूढ़े आदमी के दिल को झकझोर दिया। हालांकि बूढ़ा आदमी पूरे समय यहाँ फंसा हुआ था, फिर भी उसके पास अपनी योजनाएं थीं और अगर उसके सामने वाले व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में संसाधन हैं तो बातचीत की गुंजाइश होगी। उन संसाधनों को मरने के लिए लाने के बजाय उन्हें सीधे सौंप देना बेहतर होगा। एक दिन 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल। हम आपके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करेंगे। यदि आप पुनर्जन्म घाटी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हम आपको अधिक जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल की भी आवश्यकता होगी, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आध्यात्मिक क्रिस्टल से हल होने वाली समस्याएं वास्तव में कोई समस्या नहीं थीं। सौभाग्य से उसने पहले ही लॉन्ग हुईशान से 10 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल जेड प्लेटें प्राप्त कर ली थीं और उन सभी का आदान प्रदान कर लिया था। ये देखकर कि चेन जियांग इतनी आसानी से सहमत हो गया, बूढ़े व्यक्ति को अधिक कीमत न देने का अफसोस हुआ। ये 10 दिन का किराया है। चेन जियांग ने बूढ़े आदमी की ओर एक स्टोरेज बैग फेंका। उसके अंदर 1,00,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। अगर वे उन अमर महलों के अंदर होते तो 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल हर दिन उन शानदार होटलों में रह पाते। ठीक है, अब तुम अंदर आ सकते हो। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, जिससे हान चेन, जो बगल में खड़ा था, गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। वह चेन जियांग से बहुत नफरत करता था, क्योंकि चेन जियांग ने उसकी अमर तलवार को नष्ट कर दिया था और म्यू जियांग भी चेन जियांग के बारे में बहुत चिंतित था, जिससे वह बहुत दुखी था। हालांकि हान चेन के पास पहले से ही कई महिलाएं थीं, लेकिन म्यू जियांग दूसरी लड़कियों से अलग थी। म्यू जियांग बेहद प्रतिभाशाली था, इसलिए उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी और उसके पास भयानक शक्ति वाला शरीर था जो अभी तक शादीशुदा नहीं था, जो उससे भी ज्यादा मजबूत था। इसके अलावा उसका एक उपनाम था जो किसी भी अन्य महिला की शक्ति से अलग था। चेन जियांग हंसा और बैरियर में घुस गया। मुझे आश्चर्य है कि सीनियर का नाम क्या है। मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहूंगा और मैं आपके किसी भी संसाधन का उपभोग नहीं करूंगा। मैं यहाँ मुख्य रूप से समय समय पर संसार घाटी की जांच करने के लिए रह रहा हूँ। मैं चू जियांग हूँ, चू परिवार का एक बुजुर्ग।
इस साल बैरियर की परिधि का निरीक्षण करने की मेरी बारी है, ताकि कोई भी अंदर घुसने से रोका जा सके। जब तक कोई हमारे बैरियर के पास आता है तब तक हंगामा होता रहेगा, चू जियांग ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, उसने वास्तव में पहले कंपन महसूस किया था। बड़े चू, आपके यहाँ कुल कितने लोग हैं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। कुल मिलाकर 30 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं और उन पर 9 अलग अलग परिवारों का नियंत्रण है। मेरे चू, हान और म्यू कबीले इस क्षेत्र के प्रभारी हैं और हम हर दिन इस पर नज़र रखने के लिए कुछ शिष्यों को भेजेंगे, चू जियांग ने कहा। पहले तो उसने सोचा था कि वहाँ केवल कुछ हजार लोग ही होंगे, लेकिन अब उसे समझ में आया कि बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी। वहाँ बहुत सारे लोग थे और संसाधनों की कमी होना सामान्य बात थी। हालांकि चेन जियांग सिर्फ 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल के साथ एक बुजुर्ग को रिश्वत दे सकता था। बड़े, क्या आप उसे हमारे म्यू कबीले में आने दे सकते हैं? मैं उसकी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हूँ। म्यू जियांग ने चेन जियांग को देखा जो अंदर आया था और उसे देखकर मुस्कुराया। हालांकि चेन जियांग कुछ समय के लिए यहाँ रह सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अकेले घूम सकता था, इसलिए उसे उसकी निगरानी के लिए किसी ताकतवर व्यक्ति को भेजना पड़ा, जिससे वरिष्ठ वर्ग के लोगों के लिए चेन जियांग की निगरानी करना सुरक्षित हो सके। लेकिन बुजुर्ग सभी व्यस्त थे और उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था, जबकि युवा, जो मजबूत थे, निश्चित रूप से चेन जियांग के साथ भिड़ जाते थे। उदाहरण के लिए हान चेन। युवाओं के बीच म्यू जियांग की ताकत अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा सकती है, और चूंकि वह एक महिला थी, इसलिए वह निश्चित रूप से चेन जियांग के साथ अच्छी तरह से घुल मिल सकेगी। अभी चू जियांग नहीं चाहता था कि चेन जियांग इतनी जल्दी चले जाए, क्योंकि उसे और अधिक आध्यात्मिक क्रिस्टल चाहिए था। अगर वह म्यू जियांग को अपने साथ आने देता तो शायद वह लंबे समय तक रुक सकता था। म्यू जियांग ने अपनी नम आंखों से चू जियांग को देखा। उसे वाकई उम्मीद थी कि चू जियांग उसकी बात मान लेगा, क्योंकि इससे वह चेन जियांग से बातचीत कर पाएगी जो हर रोज़ बाहरी दुनिया से आता है। वह बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानती थी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जहाँ तक आध्यात्मिक क्रिस्टल की बात है, मैं तुम्हें 20% दूंगा। चू जियांग ने सिर हिलाया। इस साल चू जियांग की बारी थी इस क्षेत्र की सीमा का प्रभार संभालने की। जो लाभ उसे मिले थे वे स्वाभाविक रूप से उसके चू परिवार के थे, और मू जियांग के लिए 20% प्राप्त करने में सक्षम होना भी बुरा नहीं माना जा सकता था। चेन जियांग मन ही मन हंसा। उसने पहले ही देख लिया था कि इस जगह के ताकतवर लोगों में आध्यात्मिक क्रिस्टल की बहुत कमी थी, इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि ऐसा क्यों है। वे सिर्फ इसी इलाके में रह सकते थे, यह एक महाद्वीप से भी बहुत छोटा था। चेन जियांग को लगा कि अगर उसकी बोली काफ़ी ऊंची रही तो शायद म्यू जियांग भी इसे खरीद सकेगा। धन्यवाद बड़े, मैं निश्चित रूप से इस मामले को अच्छी तरह से सुलझा लूंगा। म्यू जियांग के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। हम्फ। हान चेन क्रोधित हो गया और ठंडे स्वर में बोला, तुमने मेरी अमर तलवार को नष्ट कर दिया है, इसलिए तुम्हें मुझे मुआवजा देना होगा। बेशक चेन जियांग इसे खरीद सकता था। उसके पास कई मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी की अमर तलवारें थीं, और कुछ उच्च श्रेणी की भी, जो सबसे अच्छी किस्म की थीं। फिर हे फैंग के पास 2 शीर्ष श्रेणी की अमर तलवारें होंगी। लेकिन चेन जियांग उसे कभी नहीं देगा, क्योंकि हान चेन ही वह व्यक्ति था जिसने उस समय पहला कदम उठाया था। मैं तुम्हें क्यों मुआवजा दूं? तुम ही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले मारने की कोशिश की थी। उस समय मैंने अभी भी आत्मनिर्माण में कदम नहीं रखा था। मैं केवल अपना बचाव कर रहा था। चेन जियांग ने कहा। क्यान जियांग, यहाँ 20,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल हैं। इसे अपने कुलपति के पास वापस ले जाओ और उनका उचित तरीके से मनोरंजन करो। चू जियांग ने मू जियांग को 20,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल दिए। म्यू जियांग को ये प्राप्त होने के बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? मैं म्यू कबीले का म्यू जियांग हूँ। चेन जियांग। इस तरह की जगह में चेन जियांग को अपना नाम उजागर करने का डर नहीं था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हान चेन ने देखा कि चेन जियांग और म्यू जियांग एक दूसरे को देख रहे थे और लगभग आग उगलने लगे। उसने गुस्से से सूंघकर दूर जाने के लिए मुंह फेरा। म्यू जियांग ने हान चेन की पीठ की ओर देखा और कहा, उसे नज़रअंदाज करो। अगर वह मरना चाहता है और तुम पर हमला करता है तो मैं उससे निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। यह अच्छा नहीं है। हो सकता है भविष्य में तुम्हें उससे शादी करनी पड़े। म्यू जियांग बहुत सीधी सादी थी, उसमें कोई शर्म नहीं थी जो एक महिला में होनी चाहिए। उसने चेन जियांग को पकड़ लिया और कहा, मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी। अब तुम्हें मेरे पीछे म्यू कबीले में वापस आना होगा। बड़े को अभी भी दूसरे काम करने हैं। मिस म्यू, इस साल आपकी उम्र कितनी है? इतनी कम उम्र में आप इतनी शक्तिशाली क्यों हैं? ये समझ में नहीं आता। चेन जियांग ने म्यू जियांग का हाथ झटक दिया। वह एक पुरुष था, फिर भी उसे एक महिला खींच रही थी। ये बहुत ही अपमानजनक लग रहा था। इससे पहले एल्डर चू जियांग ने कहा था कि म्यू जियांग जल्द ही अपनी युवावस्था की रस्म पूरी करेगी और उस समय उसकी शादी होगी।
हालांकि अपनी उम्र में उसके पास बहुत मजबूत ताकत थी, यहाँ तक कि हान चेन से भी ज्यादा शक्तिशाली। वह पहले से ही एक अमर सम्राट थी और चेन जियांग का मानना था कि उसे किसी तरह का सौभाग्य मिला होगा। मैं इसके साथ पैदा हुआ था, मुझे कैसे पता? व्यू जियांग ने अपना सिर घुमाया और चेन जियांग की ओर जीभ निकाली और हंसा। संक्षेप में, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझे नीचा मत समझो, हालांकि तुम मुझसे बड़े हो। आपके वयस्क मानक कितने साल के हैं? चेन जियांग ने फिर पूछा। यह म्यू जियांग लगभग 18 से 19 साल की लग रही थी। 20, मैं इस साल पहले से ही 20 साल की हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे 9 परिवारों के संयुक्त रूप से वयस्कता समारोह आयोजित करने से पहले कुछ समय तक इंतजार करना होगा, मू जियांग ने कहा। दूसरे शब्दों में, तुम अभी भी एक छोटी लड़की हो। चेन जियांग हंसा। तो क्या हुआ? कुछ बूढ़े लोग भी मेरे मुकाबले में नहीं हैं। क्या तुम देखना चाहते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? म्यू जियांग ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली, अपनी जेड जैसी भुजाएं दिखा दीं। मुस्कुराहट से भरे चेहरे से वह बता सकता था कि वह बहुत शरारती महिला थी। इसे बचाओ, अगर तुम मेरे जैसे अमीर व्यक्ति को चोट पहुंचाओगे तो एल्डरचू निश्चित रूप से तुम्हें दोषी ठहराएगा। चेन जियांग ने तुरंत एक बहुत ही डरी हुई नज़र दिखाई। दिखावा बंद करो, हान चेन की अमर तलवार को बर्बाद करने के लिए तुम्हें बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। व्यू जियांग ने मुंह बनाते हुए कहा। मूल रूप से यह स्थान एक पत्थर का पहाड़ था, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के बाद यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए गए। कई पत्थर के पहाड़ों को समतल करके शहरों और कस्बों का निर्माण किया गया और इस अवरोध के भीतर अमर ऊर्जा बहुत सघन थी। जियो जियांग, इतने सालों में क्या किसी ने पहले भी उस संसार घाटी में प्रवेश किया है? चेन जियांग ने पूछा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंदर क्या है। बेशक हम जानते हैं कि जानवर भगवान द्वारा छोड़ी गई दिव्य कलाएं हैं। मनुष्य भी उन्हें सीख सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं, इसलिए हम कुछ और शक्तिशाली दिव्य कलाएं बना सकते हैं। हालांकि वह जगह बेहद खतरनाक है और हमारे 9 कुलों के कई विशेषज्ञ पिछले कुछ सालों में मर चुके हैं। मू जियांग ने तुरंत जवाब दिया। मैं तुम्हें निजी तौर पर कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल देता हूं और तुम मेरे कुछ और सवालों के जवाब दोगे, इस तरह तुम कुछ पैसे कमा सकते हो। चेन जियांग ने कहा। अपनी कीमत बताओ। व्यू जियांग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। मुझे वह सामान नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब देना है और तुम्हें मेरा जवाब देना होगा। कोई बात नहीं, तुरंत सहमत हो गया। इस तरह की जगह में कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल को बचा पाना अच्छा होगा, लेकिन चू जियांग ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि म्यू जियांग, जो बाहरी दुनिया को देखता था, वास्तव में आध्यात्मिक क्रिस्टल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। उसे बाहर की नई कहानियों की अधिक आवश्यकता थी। अब आपसे पूछने की बारी मेरी है, म्यू जियांग ने कहा। क्या आपकी कोई पत्नी है? ओह, तुम क्यों पूछ रहे हो? चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। ये भी एक सवाल है। मैं पहले इसका जवाब दूंगा, फिर तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। व्यू जियांग ने शरारती ढंग से हंसते हुए कहा। मैं बस उत्सुक हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या तुम इस क्षेत्र में हान चेन से तुलना कर सकते हो। अब तक मेरी केवल एक ही पत्नी है, चेन जियांग ने ईमानदारी से उत्तर दिया। केवल एक? व्यू जियांग ने उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है? चेन जियांग ने बस इतना ही कहा और तुरंत पछताया, क्योंकि इसे भी एक समस्या माना गया था। तुम्हें मुझसे एक और सवाल पूछना है, व्यू जियांग ने हंसते हुए कहा। तुम सच में बेवकूफ़ हो। जितने ज़्यादा पुरुष होंगे, उतनी ज़्यादा शक्ति उसके पास होगी और उसका दर्जा भी उतना ही ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए, एक छोटे परिवार की युवा महिला हान चेन को हान परिवार में शामिल होने के लिए कुछ औषधीय सामग्री डालनी होगी। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। लेकिन अगर वह आपसे शादी नहीं कर सकता तो क्या हुआ? अगर वह कुछ ऐसी लड़कियों से शादी करना चाहता है जिनके पास ज़्यादा ताकत नहीं है, तो मेरे पास उतनी ही ताकत है जितनी मैं चाहता हूँ। भले ही वह एक बहुत मजबूत लड़की हो, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अरे, शेखी बघार रही हो। हालांकि तुम बहुत अच्छी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है। व्यू जियांग ने तिरस्कार भरी नज़र से कहा। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत महिलाएं नहीं हैं, वे सभी तुम्हारे आलिंगन में क्यों रहेंगी? तो फिर आप गलत हैं। बाहरी दुनिया में कई मजबूत महिलाएं हैं, चेन जियांग ने कहा। अब मेरे सवाल का जवाब देने की बारी तुम्हारी है। मुझे बताओ कि बाहर सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली महिला कौन है? व्यू जियांग की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से पूछा। चेन जियांग उस सवाल का तुरंत जवाब देने में असमर्थ थे। उन्होंने कई महिला विशेषज्ञों से बातचीत की थी, जैसे कि लॉन्ग पीरोंग, बीजिया डैन इमोर्टल, लॉन्ग हुएशान और लियू मेंगर की मां सोंग यंग। और स्वर्गीय क्षेत्र में, यद्यपि अमर राजाओं की संख्या सबसे कम थी, फिर भी इसकी गणना केवल 9 स्वर्गों में सभी जीवित प्राणियों की तुलना में की गई थी, और अमर राजा स्वर्गीय क्षेत्र में सबसे मजबूत अस्तित्व नहीं थे। उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि वह भविष्य में फूल सम्राट बन सकती है। महिलाओं के बीच उसे शीर्ष पर एक अस्तित्व माना जा सकता है। सु मेयाओ ने कहा। सैकड़ों फूलों वाला अमर देश शायद सबसे युवा है, जिसमें केवल 5 बहुत ही छोटे अमर महल हैं।
इसके अलावा सभी महल स्वामियों की महिलाएं हैं और पूरे अमर देश के प्रभारी सभी लोग भी महिलाएं हैं। इस अमर देश को सभी में सबसे शांतिपूर्ण देश भी माना जाता है। बायूयू ने उत्तर दिया, हम इतने सालों पहले शरण लेने के लिए वहां गए थे। उस समय उसने कुछ समय के लिए वहां छिपने के बारे में सोचा था, लेकिन वह अभी भी चिंतित था कि शैतान को दबाने वाला दिव्य महल, शाही ड्रैगन कबीला और अग्नि दिव्य महल बहुत मजबूत थे, इसलिए सैकड़ों फूलों वाला अमर देश भी उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। चेन जियांग ने म्यू कियांजियांग के प्रश्नों का उत्तर उसके और बाई यूयू के कहे अनुसार दिया। तो फिर सैकड़ों फूलों का अमर देश कितना पुराना है? वह एक महिला वास्तव में भविष्य की फूल सम्राट कहलाती है। वह वास्तव में अद्भुत है। म्यू कियांजियांग किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाहती थी, वह एक बहुत मजबूत महिला बनना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारे सवाल का फिर से जवाब दूं तो हम बराबर हो जाएंगे। चेन जियांग हंसा। वह पहले से ही बता सकता था कि म्यू कियांजियांग बाहरी दुनिया के लिए तरस रही थी। सैकड़ों फूलों वाला अमर देश 5 अमर महलों से बना है और मुख्य महल कम से कम 300 मिलियन का है। इसके अलावा प्रत्येक महल पर कम से कम एक अमर राजा और 10 अमर सम्राटों का शासन है, और ये सभी अमर राजा भविष्य के फूल सम्राट के आदेशों का पालन करते हैं। बेशक ये न्यूनतम संख्या है, चेन जियांग ने कहा। कितनी दुर्जय महिला है। मैं वास्तव में सैकड़ों फूलों के अमर देश में जाकर उसे देखना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मुझे स्वीकार करेगी। म्यू कियांजियांग ने दूर तक देखा, जैसे कि वह दूर तक देख रहा हो। अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ, जब तक आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, भविष्य में फूल सम्राट जैसी लड़की बनना आपके लिए असंभव नहीं हो सकता है। चेन जियांग हंसा। मुंह कबीले में जाकर पूछो, हम जल्द ही शहर में प्रवेश करने वाले हैं। मू कियांजियांग ने सतर्कता से कहा। जाहिर है कि वह जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहती थी उसे गुप्त रखना जरूरी था। हालांकि इमारतें साधारण थीं, लेकिन वे बहुत ही साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित थीं। मुख्य सड़क सपाट पत्थर की ईंटों से ढकी हुई थी और सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे। इसके अलावा शहर में एक साफ नदी थी और समय समय पर नावें गुजरती थीं। इनमें आम लोग सबसे आम थे। हालांकि ये दुनिया बाहरी दुनिया से अलग थलग थी, फिर भी ये बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। मनुष्यों के लिए संसाधनों की कमी नहीं थी, क्योंकि वे मुर्गी पालन करके अपना भरण पोषण कर सकते थे। यद्यपि यह स्वर्गलोक था, परंतु उन अमर महलों में इस प्रकार का साधारण दृश्य बहुत आम था। शहर के बाहर एक गाड़ी थी और म्यू कियांजियांग ने चेन जियांग को गाड़ी में बैठाया। फिर 2 आत्मा घोड़ों ने गाड़ी को खींचा और शहर के अंदर की ओर चले गए। बड़े भाई शेन, तुम्हें यहाँ कुछ और समय तक रुकना चाहिए। क्या तुम मेरे वयस्क होने तक इंतजार कर सकते हो? म्यू कियांजियांग चेन जियांग के सामने बैठी थी और उसे दयनीय भाव से देख रही थी। पहले वह बहुत मजबूत दिखती थी, लेकिन अब वह एक बिगड़ल छोटी लड़की में बदल गई थी। मुझे 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल अर्जित करने के लिए केवल 1 दिन रुकने की आवश्यकता है। वयस्कता समारोह तक कितना समय है? चेन जियांग ने कहा। अभी 40 दिन बाकी हैं। म्यू कियांजियांग ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से आह भरी। ये 4 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल था। हालांकि उसे आध्यात्मिक क्रिस्टल की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह एक बड़ी राशि थी, खासकर उस जगह के लिए जहां आध्यात्मिक क्रिस्टल की कमी थी। 4 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल चेन जियांग के लिए कुछ भी नहीं थे। वह बस इसके लिए सहमत होने ही वाला था, लेकिन म्यू कियांजियांग ने अचानक अपना सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, बड़े भाई शेन, मैं आपको कुछ अच्छी चीजें दे सकता हूं। आप उन्हें बड़ों को दे सकते हैं और फिर आप निश्चित रूप से लंबे समय तक यहां रहने में सक्षम होंगे। आपको अभी उस संसार घाटी में जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, है ना? चेन जियांग का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने पूछा, वह चीज़ क्या है? म्यू कियांजियांग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चेन जियांग को एक ध्वनि संदेश भेजा, एक अमर फल। इससे पहले चेन जियांग को पता था कि इस म्यू कियांजियांग का निश्चित रूप से किसी प्रकार का सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ था, अन्यथा वह इतनी कम उम्र में अमर साम्राज्य नहीं बन पाती। किसी को मत बताना, इस जगह पर महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जब हम खेती करते हैं तो हम महिलाओं के पास बहुत कम संसाधन होते हैं, इसलिए अगर मैं अपनी चौंकाने वाली प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं करती तो मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह होती और हान चेन जैसे घृणित आदमी की सेवा करती। म्यू कियांजियांग ने चेन जियांग से फुसफुसाकर कहा, जियो जियांग, अगर मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए तो क्या तुम मेरे साथ बाहर आने को तैयार हो? चेन जियांग ने पूछा। बेशक मैं तैयार हूँ। जब तक तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, मैं तुमसे कुछ भी वादा कर सकता हूँ। म्यू कियांजियांग के बोलने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, इस तरह की चीज़ काम नहीं करेगी। क्या हुआ? चेन जियांग ने अनजान बनने का नाटक किया और मजाक किया। दिखावा बंद करो, तुम्हें पता होना चाहिए। म्यू कियांजियांग ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। चेन जियांग ने खिलखिलाकर हंसते हुए ध्वनि संचरण के माध्यम से उससे पूछा, वह अमर फल क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह कैसा दिखता है? यह आग की तरह लाल है और यह एक छोटे पक्षी की तरह दिखता है।
म्यूकियान जियांग ने सोचा और जवाब दिया। चेन जियांग ने तुरंत सू मेयाओ को ये बताया। सू मेयाओ ने चौंकते हुए कहा, यह एक फीनिक्स फल है जो अमर ग्रेड से नहीं है बल्कि पवित्र स्तर का है, और पवित्र स्तर की ड्रैगन दवा के समान स्तर का है। हे भगवान, ये पवित्र जानवरों के प्राचीन क्षेत्र की पवित्र भूमि होने के योग्य है, अन्यथा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। फिर शायद अन्य पवित्र फल भी हो सकते हैं, और वे सिर्फ ये नहीं थे, क्योंकि उसने पाया कि म्यूकियान जियांग के शरीर पर आग की कोई आभा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे फीनिक्स फल खाने से ताकत नहीं मिली, इसलिए उसने ज़रूर कुछ और चीज़ें खाई थीं। मैं तुम्हें पहले वापस ले जाऊंगा और मेरे म्यू कबीले के कुलपति को तुम्हारे यहाँ अस्थायी प्रवास के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें उस पवित्र फल को खोजने के लिए ले जाऊंगा, और जब हम मेरे घर वापस आएंगे तो तुम्हें थोड़ा बेहतर व्यवहार करना होगा और उन बूढ़े लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश करनी होगी ताकि तुम्हें मेरे म्यू कबीले के कुछ अच्छे लोगों से परेशानी न हो। म्यूकियान जियांग ने संदेश भेजा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। उन बूढ़े लोगों को खुश करने के लिए उसे कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल और गोलियों का उपयोग करना पड़ा। ये वास्तव में यहाँ उसकी गतिविधियों के लिए फायदेमंद था। अभी उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि संसार घाटी की जांच करने से पहले वह म्यूकियान जियांग को कुछ पवित्र फल और अमर फलों की खोज करने के लिए ले जाएगा। जियो जियांग, म्यू कबीले में आपके माता पिता की क्या स्थिति है? चेन जियांग ने पूछा। मेरे पिता परिवार के मुखिया के पोते थे और मेरी माँ मेरे पिता की 17वीं महिला थी। क्योंकि मैंने गलती से कुछ महिलाओं को नाराज कर दिया था जिनका दर्जा उनसे ऊंचा था, और क्योंकि वह बहुत सुंदर थीं और दूसरों को उनसे ईर्ष्या थी, इसलिए उन्हें अंधेरे में मार दिया गया। लेकिन मेरे पिता ने परवाह नहीं की और जांच करने नहीं गए। ऐसा लगता था कि म्यूकियान जियांग ने पहले ही सब कुछ देख लिया था, लेकिन वह असहाय थी। ये देखा जा सकता था कि वह छोटी उम्र से ही बहुत कुछ झेल चुकी थी। म्यूकियान जियांग को यहाँ एक असामान्य व्यक्ति माना जाता था क्योंकि वह एक महिला थी। ऐसे दुर्लभ संसाधन के साथ वह उसे कम उम्र में एक मजबूत शक्ति देने में सक्षम थी, इसलिए भले ही वह म्यू कबीले में थी, उसे एक निश्चित विशेषाधिकार प्राप्त था। म्यूकियान जियांग की गाड़ी को आते देख म्यू कबीले के महल के दरवाजे तुरंत खुल गए। म्यूकियान जियांग गाड़ी को रोककर सीधे अपने घर में प्रवेश कर सकी। लिल जियांग, ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। चेन जियांग हंसा। बेशक, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार मुझे महत्व दे तो मुझे एक अपूरणीय व्यक्ति बनना होगा। अभी मैं म्यू कबीले की युवा पीढ़ी का स्तंभ हूं। मैंने उन पुराने साथियों के लिए कई बार लड़ाई लड़ी है, और ऐसा लगता है कि इस म्यू कबीले में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी जगह ले सके। म्यूकियान जियांग ने गर्व से कहा। भले ही तुम शादी नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे म्यू कबीले के बुजुर्ग कुछ नहीं कहेंगे। बेशक, और मैं जिससे चाहूं उससे शादी कर सकती हूं। अगर मैं शादी नहीं करना चाहती तो मैं शादी नहीं करूंगी। कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जब से म्यूकियान जियांग ने अमर सम्राट की शक्ति प्राप्त की थी, तब से उसे इस मामले की चिंता नहीं थी। कार से उतरो और मेरे साथ उन बूढ़े लोगों से मिलने आओ। मैंने उन्हें एक अमीर आदमी पाने में मदद की है, वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। म्यूकियान जियांग ने चेन जियांग को खींच लिया और गाड़ी से उतर गई। वह जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाना चाहती थी ताकि वह चेन जियांग को किसी गुप्त स्थान पर ले जा सके। फिर वह चेन जियांग से बाहरी दुनिया के मामलों के बारे में जानना जारी रख सके। म्यूकियान जियांग का पीछा करते हुए वह कुछ देर तक तेजी से चलता रहा और फिर एक छोटे पत्थर की झोपड़ी के सामने पहुंच गया। तीसरे बुजुर्ग, कुछ अच्छा होने वाला है, जल्दी करो और दूसरे बुजुर्गों को बुलाओ, म्यूकियान जियांग ने बाहर से चिल्लाकर कहा। पत्थर के घर का लकड़ी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी सामने आया। हालांकि चेन जियांग ने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह छोटा कद का बूढ़ा आदमी अमर राजा था। जंगली लड़की, तुम आखिरकार प्रबुद्ध हो गई हो। क्या तुम जानती हो कि तुम शादी करने जा रही हो? बूढ़े आदमी ने चेन जियांग को देखा और हंसा। इस बदमाश का नाम हान चेन है न? मुझे याद है कि वह ऐसा नहीं दिखता है। 2 साल तक उसे न देखने के बाद वह बहुत बदल गया है। चेन जियांग एकदम अवाक रह गया। तीसरे बड़े, तुम्हारी नज़र में क्या है? वह हान चेन को परेशान नहीं कर रहा है। उसका नाम चेन जियांग है, वह बाहर से भागकर आया है, म्यूकियान जियांग ने झट से कहा। छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आधी खुली आंखों को थोड़ा चौड़ा किया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बाहर से अंदर नहीं आ सकती? तुम जंगली लड़की हो, क्या तुम बहुत लापरवाह नहीं हो रही हो? मुझे याद है कि तुम्हें चू जियांग के साथ उस क्षेत्र का प्रभारी होना चाहिए था और तुम उसे चुपके से अंदर ले आए। तुम्हें उसे अच्छी तरह से छिपाना होगा और चू जियांग को इसके बारे में नहीं बताना होगा। म्यूकियान जियांग ने आह भरी और असहाय भाव से चेन जियांग को देखा। अपनी आंखों से उसने चेन जियांग को बताया कि यह बूढ़ा आदमी बिल्कुल ऐसा ही था। चू जियांग ने उससे प्रतिदिन 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल का अस्थायी शुल्क लिया। उसके बाद मैंने चू जियांग से कहा कि वह इस बच्चे को मेरे रक्षक के रूप में दे दे, और उसने हमें म्यू कबीले के 2 स्तर दिए। यहाँ 20,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल हैं। म्यूकियान जियांग ने स्टोरेज बैग को छोटे बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया।
मैं उसके भोजन और आवास का ध्यान रखूंगा। मैं उसकी देखभाल करूंगा और उसे 10 दिनों का अस्थायी शुल्क देना होगा। 20,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल, मैंने बहुत समय से इतने सारे नहीं देखे हैं। जंगली लड़की, तुम्हारे पास निश्चित रूप से महान क्षमताएं हैं ताकि तुम चू जियांग से एक अच्छी नौकरी पा सको। छोटे कद के बुजुर्ग ने आध्यात्मिक क्रिस्टल को देखा और हंसा। ठीक है, इसे खेलने के लिए ले जाओ, मैं बाद में अन्य बुजुर्गों से बात करूंगा। छोटा बूढ़ा आदमी पत्थर के कमरे से बाहर चला गया और एक सफ़ेद आकृति में बदल गया जो बहुत जल्दी गायब हो गया। म्यूकियान जियांग ने उत्सुकता से चेन जियांग को खींच लिया और अपने घर वापस भाग गया। जियो जियांग, तुम वास्तव में मुझे बदमाश कहते हो, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, चेन जियांग ने कहा। म्यूकियान जियांग का घर बांस के जंगल में स्थित था और बेहद शांत था। वहाँ 2 कमरे और एक छोटा सा हॉल था और म्यूकियान जियांग वर्तमान में एक ऐसे कमरे को पैक कर रहा था जिसमें लंबे समय से कोई नहीं रहता था। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में सो जाऊं ताकि तुम्हें सामान समेटना न पड़े? चेन जियांग एक तरफ बैठ गया और हंसने लगा। नहीं, मुझे आज रात ट्रेनिंग करनी है, तुम मुझे परेशान करोगी। म्यूकियान जियांग पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन उसके ये कहने के बाद उसने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं उसी कमरे में सोऊंगी, लेकिन यह वही बिस्तर नहीं है। मूल रूप से चेन जियांग केवल मजाक कर रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि म्यूकियान जियांग वास्तव में सहमत होगी। वह कमरे को साफ नहीं कर रही थी और इसके बजाय खाली बिस्तर को अपने कमरे में ला रही थी, फिर एक साफ, नर्म और सुगंधित बिस्तर लगा रही थी। दोनों बिस्तर एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे चेन जियांग को लगा कि उसके साथ सोना पहले से बहुत अलग नहीं था। उसकी नज़र में म्यूकियान जियांग उसे एक महिला के रूप में नहीं सोचती थी, भले ही उसका चेहरा बहुत प्यारा था। जंगली लड़की, उस मेहमान को कल सुबह मुखिया से मिलवाओ, मुखिया आज रात वापस आ जाएगा। चेन जियांग और म्यूकियान जियांग ने आवाज़ सुनी, लेकिन आवाज़ दूर से आई थी। यह अभी अभी आया छोटा बूढ़ा आदमी था। म्यूकियान जियांग ने आह भरी चेन जियांग की ओर देखा जो बिस्तर के किनारे बैठा था। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी नहाना चाहता हूँ, फिर अच्छी नींद लेना चाहता हूँ। बाथरूम वहाँ है, बाहर एक कुआं है, थोड़ा पानी लाओ और उसे खुद उबालो, वहाँ नहाने की जगह है। क्या तुम्हें मुझे नहाना सिखाने की ज़रूरत है? म्यूकियान जियांग ने बड़े कमरे में एक कोने की ओर इशारा किया जो एक स्क्रीन और एक पर्दे से अलग था। मैंने तुम्हें 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल दिए हैं। अगर यह बाहरी दुनिया में होता तो मैं कम से कम 2 नौकरानियों से अपनी पीठ साफ करने में मदद का आनंद ले सकता था। अब मुझे अपने लिए पानी उबालने की भी ज़रूरत है। चेन जियांग ने जानबूझकर निराश भाव प्रकट किया। जैसे ही वह बाहर जाने वाला था, उसने नाक सिकुड़ी और उसके सामने कदम रखा। कुछ ही देर बाद चेन जियांग गर्म पानी के टब में नहा रहा था, लेकिन म्यूकियान जियांग उसे धोने में मदद करने के लिए नहीं आया, जिससे उसे थोड़ा अफसोस हुआ। चेन जियांग ने नहा धोकर अपना काम पूरा कर लिया। उसने एक साधारण सा पजामा पहना और नर्म और मुलायम बिस्तर की ओर झपटा। वह आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गया, एक लंबी सांस छोड़ी और उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। मैं सो रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। चेन जियांग ने ये कहने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं। चेन जियांग वास्तव में सो रहा था, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए सोया था, इससे पहले कि लॉन्ग जुएई ने उसे जगाया। छोटे बदमाश, जल्दी से उठो। वह जंगली लड़की पहले ही नहा चुकी है और उसने स्नान भी नहीं किया, वह केवल खुद को धो रही थी। छोटे बिगड़ल, क्या तुमने उसे नहाते समय झांका था? चेन जियांग जाग गया। हालांकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, फिर भी वह म्यूकियान जियांग को एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए और बाथरूम में पानी के छींटे पड़ने की आवाज़ सुन सकता था। चेन जियांग को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात थी फूल से आने वाली मादक खुशबू की लहरें। म्यूकियान जियांग के शरीर पर भी खुशबू बहुत खास थी। पता चला कि जब वह नहाती थी तो उसे साफ करने के लिए कुछ अजीब फूलों का इस्तेमाल करती थी। बाथरूम में केवल एक स्क्रीन और एक पर्दा था, लेकिन चेन जियांग एक बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति था, इसलिए उसने स्वर्ग यात्रा का उपयोग अन्य लोगों के स्नानघर को देखने के लिए नहीं किया, जैसा कि लॉन्ग जुएई ने किया था। चेन जियांग ने अपना दिमाग साफ किया और सोना जारी रखना चाहता था, लेकिन अचानक उसने लॉन्ग जुएई को चिल्लाते हुए सुना। वह सो गई है, उसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। चेन जियांग ने जब ये सुना तो उसने चुपके से अपने दिल में लॉन्ग जुएई को कोसा। अगर उसने उसे नहीं जगाया होता तो वह बस जाग जाता। वह बिस्तर के पास खुद को सुखा रही है। अपनी आंखें खोलो और देखो, इसे बर्बाद मत करो, लॉन्ग जुएई ने आग्रह किया। म्यूकियान जियांग ने सोचा कि चेन जियांग सो गया है, इसलिए उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसका फिगर बुरा नहीं है। अगर वह वाकई सबसे लंबी है तो मैं उसे 9 अंक दे सकती हूँ, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने पहले ही अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर दिया था और उसने लॉन्ग जुएई की बातें सुनना जारी नहीं रखा और जल्दी से सो गया। इस छोटे बदमाश को क्या हो गया है? वह तो उसके जैसा नहीं दिखता।
सू मियाओ ने प्यार से हंसते हुए कहा, उसने वास्तव में झांका नहीं, ये जंगली लड़की वास्तव में बुरी नहीं है, मुझे इस छोटे बदमाश पर वाकई दया आती है और मैं इतना अच्छा अवसर चूक गया। म्यू कियानजियांग ने पहले ही अपने कपड़े पहन लिए थे और चेन जियांग के बगल में बिस्तर पर ढीला पायजामा पहने हुए था। बड़े भाई शेन, उठो। म्यू कियानजियांग अपनी तरफ लेट गई और चेन जियांग पर चिल्लाए। चेन जियांग उन्हें सुन नहीं सका, उसने पहले ही अपनी श्रवण शक्ति बंद कर दी थी। म्यू कियानजियांग ने कुछ बार आवाज लगाई, लेकिन ये देखकर कि चेन जियांग ने कोई हरकत नहीं की, वह चेन जियांग के बिस्तर पर चढ़ गया और चेन जियांग के शरीर के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। चेन जियांग अचानक अपनी मूर्छा से जाग उठा और बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। म्यू कियानजियांग के सिर पर लंबे बाल थे जो उसकी छाती तक लटक रहे थे। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो छाती पर बहुत चौड़े थे, जिससे उसकी खूबसूरत कॉलरबोन दिख रही थी। अपने बिस्तर पर लेटी इस तरह की आत्मा ने चेन जियांग के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरी नींद में खलल न डालें? बाहर पहले से ही अंधेरा था और कीड़ों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। घर के अंदर भी बहुत ठंड थी, लेकिन म्यू कियानजियांग ने देखा कि चेन जियांग को उसने जगाया था और उसे बिल्कुल भी अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय चेन जियांग के बगल में लेटते ही उसका चेहरा खुशी से भर गया। मैं सो नहीं सकता, मैं अभी बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए मैं शांत होकर साधना नहीं कर सकता। म्यू कियानजियांग के लेटने के बाद उसने चेन जियांग को भी खींच लिया जो बैठा हुआ था और उसे अपने बगल में बिठा लिया। कुछ हद तक म्यू कियानजियांग के उत्साह को सहन करने में असमर्थ था, खासकर जब उसका हाथ गले लगाया गया था और उसने कपड़ों की एक पतली परत के माध्यम से म्यू कियानजियांग की नर्म और सुगंधित चोटियों को छुआ था। लिल जियांग, तुम अब युवा नहीं हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे के साथ अंतरंग नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? चेन जियांग ने अपने दिल में बेचैनी को शांत किया। नहीं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। अपनी मौजूदा ताकत से तुम मुझे नहीं डरा सकते, मैं सिर्फ तुम्हें डरा सकता हूं। म्यू कियानजियांग ने हंसते हुए कहा। म्यू कियानजियांग ने चेन जियांग की बांह पकड़ी और धीरे से कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाहरी दुनिया कैसी है? मैंने बुजुर्गों और अन्य लोगों से पूछा और उनके पास कहने को बस इतना ही है। ठीक है, दरअसल मैं अभी अभी स्वर्गलोक में पहुंचा हूं, इसलिए मुझे स्वर्गलोक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद चेन जियांग ने कुछ बातें जो वह जानता था उन्हें कहानियों के रूप में बताया, जिससे म्यू कियानजियांग को उन्हें सुनने में अत्यधिक रुचि हुई। वह मुख्य रूप से कुछ बहुत ही रहस्यमय चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान और फिर बाहर की महान शक्तियों की कहानियों के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि उस रात उसे नींद नहीं आई, चेन जियांग अभी भी बहुत ऊर्जावान थी, म्यू कियानजियांग का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाहरी दुनिया कितनी अद्भुत थी, ये जानने के बाद वह और भी अधिक उत्साहित हो गई और तुरंत बाहर उड़ने की इच्छा हुई। मेरे परदादा से मिलो, वह यहाँ कबीले के नेता हैं और वह अक्सर अपने कबीले के लोगों के खाने के लिए कुछ शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करने निकलते हैं। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करता है। म्यू कियानजियांग ने बाथरूम में प्रवेश किया और स्क्रीन के पीछे एक बैंगनी चेओंगसम पहन लिया, जिससे उसे एक प्रतिष्ठित और महान स्वभाव मिला। एक ओर ये कुलपति की वापसी का स्वागत करने के लिए था और दूसरी ओर यह उस विदेशी को देखने के लिए था जिसे म्यू कियानजियांग लाया था। म्यू कियानजियांग चेन जियांग को लेकर आया और बड़े हॉल में चला गया जहां कुछ 100 लोग खड़े थे। इससे चेन जियांग को तुरंत थोड़ा दबाव महसूस हुआ, क्योंकि बहुत से लोग उसे देख रहे थे। उसने देखा कि यहाँ के लोग सभी समूहों में थे और ज़्यादातर महिलाएं समूहों में थीं। म्यू कियानजियांग ने पहले कहा था कि यहाँ के पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते हैं और अब जब कुलपति वापस आ गए हैं तो उन्हें सभी को बाहर आना होगा। वहाँ काफ़ी लड़के और लड़कियाँ भी थे और मू कियानजियांग की तुलना में मू कियानजियांग की उम्र के उन युवाओं की ताकत वाकई बहुत अलग थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मू कियानजियांग को इतने बड़े विशेषाधिकार मिले थे, और जब वह अंदर चली गई तो उसने हॉल के दोनों तरफ लोगों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। जब वह हॉल में चली गई और कुछ बुजुर्गों के पीछे खड़ी हुई तो उसके पूरे शरीर से अहंकार की एक दमनकारी आभा निकल रही थी। सबके आने के बाद काले और सफ़ेद बालों वाला एक मजबूत मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक हॉल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। जब चेन जियांग ने उसे देखा तो मध्यम आयु वर्ग का आदमी गायब हो गया और फिर हॉल के शीर्ष पर बड़ी कुर्सी पर फिर से प्रकट हुआ। बहुत शक्तिशाली। चेन जियांग सदमे से अभिभूत था, उसने कभी नहीं सोचा था कि म्यू कबीले के कुलपति के पास वास्तव में अमर राजा को मात देने की शक्ति होगी। इस समय म्यू कबीले के सभी लोग कुलपिता का अभिवादन करने के लिए झुके। हमारे म्यू कबीले के साथ कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, है न? मुखिया ने अपनी तीखी निगाहों से भीड़ की ओर देखा, जिससे सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। चीफ, छोटी लड़की किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर आई है, आपको इसके बारे में सुनना चाहिए था, छोटे कद के बूढ़े व्यक्ति ने कहा।
म्यू कबीले के मुखिया ने तुरंत म्यू कियानजियांग की ओर देखा, उसने उसकी ओर सिर हिलाया और यह बता सकता था कि वह म्यू कियानजियांग को बहुत महत्व देता है। फिर उसने अपनी नज़र वापस चेन जियांग पर घुमा ली। मैंने सुना है कि वह अस्थायी रूप से हमारे घर पर रह रहा है और उसके बाद वह संसार घाटी की जांच करेगा। भविष्य में वह संसार घाटी में प्रवेश करेगा, म्यू कबीले के कुलपति ने कहा। वे वास्तव में संसार घाटी जा रहे थे और जब म्यू कियानजियांग ने चेन जियांग को अंदर लाया तो सभी को लगा कि चेन जियांग की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, कबीले के कई अन्य युवाओं की तरह। वह केवल सांसारिक अमर अवस्था के मध्यवर्ती चरण में था और म्यू कियानजियांग उससे भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि सभी ने सुना कि उसने हान चेन की मध्यम श्रेणी की अमर तलवार को ऐसे रगड़ दिया जैसे वह मिट्टी रगड़ रहा हो। परदादा, आप ही 9 कुलों में से संसार घाटी को सबसे बेहतर समझते हैं। बड़े भाई शेन को स्थिति के बारे में कुछ बातें पता हैं और वह एक बढ़िया उपहार भी लेकर आए हैं। म्यू कियानजियांग ने चेन जियांग को धक्का देकर कमरे से बाहर धकेल दिया। उसने पहले चेन जियांग का अभिवादन किया था और उसे उसके लिए कुछ उपहार तैयार करने के लिए कहा था। म्यू कबीले के मुखिया ने अपना सिर हिलाया। मैं 2 बार संसार घाटी गया हूँ लेकिन कभी कुछ नहीं पाया और अंदर लगभग मर ही गया था। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं केवल अंदर के खतरों के बारे में जानता हूँ और मैं उसे हमारी कुछ प्राचीन पुस्तकों में दिखा सकता हूँ, उनमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। चेन जियांग ने एक जेड बॉक्स निकाला और कहा, लड़के चेन जियांग, क्योंकि आपने एक नक्शा प्राप्त किया है, आपको यहाँ आना होगा। मुझे पता है कि संसार घाटी बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं यहाँ लंबे समय तक रहने की योजना बना रहा हूँ। चेन जियांग ने जेड बॉक्स म्यू कियानजियांग को दे दिया और उसे म्यू कबीले के मुखिया के पास ले जाने को कहा। आप बहुत विनम्र हैं, आपने पहले ही चू परिवार को एक दिन में 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल दे दिए हैं और हमारे म्यू कबीले को भी 2 स्तर मिल सकते हैं, इसलिए जो लोग जल्दी आते हैं वे ग्राहक हैं। यदि यह कई साल पहले बनाया गया नियम नहीं होता तो आज आपको बैरियर के बाहर नहीं रोका जाता, म्यू कबीले के कुलपति ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते बोलते उसने जेड बॉक्स खोला और उसमें अमर ऊर्जा से भरा एक फल देखा। वह दंग रह गया। हालांकि वह इस बंद जगह में पला बड़ा था, फिर भी उसने फल को पहचान लिया। म्यू कबीले के मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, दीर्घायु फल। यहाँ दीर्घायु फल जैसे अमर फल भी थे, लेकिन वे पहले ही इतिहास बन चुके थे। अब फलों के पेड़ भी नहीं रहे और यहाँ के अधिकांश लोगों ने उनके बारे में सुना ही था। यहाँ तक कि अतीत में जब उनके पास दीर्घायु फल था तब भी दीर्घायु फल बहुत कीमती थे, इसलिए चेन जियांग का शिष्टाचार उनके लिए बहुत कीमती था। यह उन लोगों की मदद कर सकता था जो तेल से बाहर निकलने वाले थे ताकि उन्हें नया जीवन मिल सके, और अगर वे इसे तोड़ सकते हैं तो यह उनके परिवार को एक और मजबूत योद्धा पाने में भी मदद करेगा। मूल रूप से चेन जियांग ने केवल कुछ पुण्यवान दान को बाहर निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन ये देखकर कि यह कुलपति इतना शक्तिशाली और विनम्र था, उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया और दीर्घायु फल को बाहर निकालने का फैसला किया। इस तरह वह भविष्य में यहाँ रहकर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। परदादा, बस इसे स्वीकार कर लीजिए, म्यू कियानजियांग ने कहा। कुलपति ने म्यू कियानजियांग की ओर देखा, उनके कठोर और गरिमामय चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। तुम जंगली लड़की हो, दूसरों को मत धमकाओ, दूर से आए इस मेहमान का अच्छे से ख्याल रखना, म्यू कबीले के मुखिया ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। समझ गया, म्यू कियानजियांग हंसते हुए चेन जियांग के पास गया। एक क्षण रुको, उसे अकादमी में ले आओ, वहां जाओ और प्राचीन पुस्तकों को पलटो। म्यू कबीले के कुलपति ने दीर्घायु फल को अलग रख दिया और फिर लोगों से कहा, इस बार जब मैं बाहर गया तो मेरी फसल को भरपूर माना गया, लेकिन अगर आप अधिक पशु मांस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सभी को अपनी ताकत का अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुझे देखने दो कि आप में कितना सुधार हुआ है। दूसरे बुजुर्ग, जंगली लड़की को 10,000 किलो जानवर का मांस दो और उसे मेहमानों का उचित तरीके से सत्कार करने दो। 10,000 किलो के जानवर के मांस ने दर्शकों में से कई लोगों को बहुत ईर्ष्यालु बना दिया। ये लंबे समय के लिए पर्याप्त था और इससे बहुत शक्ति बढ़ सकती थी, खासकर वे दर्जन भर या उससे ज्यादा महिलाएं जो म्यू कियानजियांग के पिता थे, जो म्यू कियानजियांग को भयावह नजरों से देखते थे। वे म्यू कियानजियांग से बहुत नफरत करते थे क्योंकि वह मूल रूप से उनके साथ एक ही आंगन में रहता था। म्यू कियानजियांग की मां की हत्या उन महिलाओं के समूह की वजह से हुई थी। म्यू कियानजियांग को अपने दिल में साफ पता था कि वे शुरू में उसे मारना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इस समय महिलाओं को चिंता थी कि म्यू कियानजियांग बदला लेगी। म्यू कियानजियांग खुशी खुशी 10,000 किलोग्राम जानवर का मांस लेने गया और फिर चेन जियांग के साथ हॉल से बाहर निकल गया। जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, अगर वे जानवर का मांस उठाना चाहते थे तो उन्हें कुलपति के सामने अपनी ताकत दिखानी होगी। कबीले का मुखिया कबीले के शिष्यों की प्रगति को लेकर बहुत चिंतित रहता था। हर बार जब वह शिकार से वापस आता तो यही करता। इसके अलावा उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे याद रहता था कि पिछली बार ये लोग किस स्तर के थे। म्यू कियानजियांग स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति था जिसे हर बार सबसे अधिक पशु का मांस मिलता था, और इस बार चेन जियांग के कारण उसे और भी अधिक मांस मिला।
म्यूकियान जियांग चेन जियांग को बांस के जंगल में वापस ले आया और भूनने वाली भट्टी के पास बैठ गया। उन्होंने जानवर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। जल्दी करो और आग जलाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ मांस भून कर लाती हूँ। म्यूकियान जियांग ने हंसते हुए कहा, पिछली बार मुझे केवल 500 किलोग्राम मिला था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस बार इतना मिलेगा, मैं एक बार में ही काफ़ी खा सकती हूँ। वह ये भूल गई थी कि इस जानवर के मांस का उपयोग चेन जियांग के मनोरंजन के लिए किया गया था। चेन जियांग को एहसास हुआ कि यह म्यूकियान जियांग भी लॉन्ग जुएई की तरह बहुत ज़्यादा खाती है। अगर वह लॉन्ग जुएई के साथ होती तो शायद हर बार जब वह खाती तो खाने पीने की बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होती। आपके परदादा कितनी बार शिकार करने जाते हैं? चेन जियांग ने पूछा और जानवर के मांस को काटने में भी मदद की। उसने महसूस किया कि जानवर के मांस की गुणवत्ता वास्तव में बहुत अच्छी थी। इस बार वह कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए वापस आया और फिर शायद 3 महीने बाद फिर से बाहर चला गया। इसमें कोई मदद नहीं है, उसके पास संसाधनों की कमी है, इसलिए वह केवल उन विशाल जानवरों का शिकार करने जा सकता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं। परदादा ने कहा कि यह सैकड़ों हजारों सालों तक मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। म्यूकियान जियांग ने कुशलतापूर्वक जानवर के मांस के टुकड़ों को लिया और इसे धातु के त्रिशूल पर रख दिया, लेकिन चेन जियांग ने अभी तक आग नहीं जलाई थी। चेन जियांग ने उच्च कोटि की लकड़ी से बना कुछ कोयला निकाला और उसे भट्टी में डाल दिया। इसके बाद उसने अपनी हथेली से स्वर्ग की ज्वाला को छोड़ा और कोयले को जलाया। तुम लोगों को आग लगाना जानते हो, ये बहुत अच्छी बात है। म्यूकियान जियांग ने उत्साह से कहा, मैं आग का इस्तेमाल करना नहीं जानता। चेन जियांग ने मांस को ध्यान से देखा और पूछा, ये किस प्रकार का जानवर है? गुणवत्ता बहुत अच्छी है। यह न केवल खराब नहीं है, बल्कि यह छोटे सोने के ईगल के मांस से बहुत बेहतर है। इसमें बड़ी मात्रा में अमरतात्विक ऊर्जा है, मेरे हिस्से को भूनना याद रखें। लॉन्ग जुएई ने कहा, जियो जियांग, क्या मैं तुम्हारे परदादा के साथ शिकार पर जा सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? मेरे परदादा ने मुझे पिछली बार जाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे दूसरे काम करने थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। म्यूकियान जियांग ने हंसते हुए कहा, मेरे परदादा चाहते हैं कि मैं भविष्य में पूरे 9 राष्ट्रों में सबसे मजबूत शिकारी बनूं। चेन जियांग ने कुछ मसाले निकाले और उन्हें कुछ छोटे कटोरे में बनाया। फिर उसने भुने हुए मांस के ऊपर ब्रश से उन्हें ब्रश किया, जिससे लोगों के मुंह में पानी आ गया। जब म्यूकियान जियांग ने यह देखा तो उसने भी वही किया। मैं तुम्हें खाना खाने के बाद अकादमी में ले जाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अनमोल होगे। तुम भुने हुए मांस का स्वाद इतना बढ़िया बना सकते हो। म्यूकियान जियांग खुशी से हंसा। बड़े भाई शेन, क्या आपकी पत्नी भी मेरी तरह ही सुंदर है? जैसे ही म्यूकियान जियांग ने भुना हुआ मांस खाया, उसका जैद चेहरा तैलिया हो गया। जब उसने खाया तो वह लॉन्ग जुएई की तरह तेज और पागल थी। वह तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है। चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह अभी तुम्हारी तरह ही शक्तिशाली है। इसके अलावा वह जानती है कि संरचनाओं को कैसे परिष्कृत किया जाता है। म्यूकियान जियांग ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि किसी सरणी को कैसे परिष्कृत या स्थापित किया जाता है। वह बहुत अद्भुत है। आप आग का उपयोग नहीं कर सकते, आप इसे सीख नहीं सकते। चेन जियांग हंसा, मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। म्यूकियान जियांग को स्पष्ट रूप से पूरा भरोसा था कि वह आग का इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम सच में बाहर जा सकते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम सैकड़ों फूलों के अमर देश में जाओ और उसके साथ वहां रहो। हालांकि यह परिष्कृत संरचनाओं को सीखने के लिए नहीं है, फिर भी तुम उसके कौशल सीख सकते हो। मैंने सुना है कि अब तक उसे अभी भी अपनी पूर्ण कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला है। चेन जियांग ने कहा, यह वही था जो सू मेयाओ ने उसे बताया था। हम बाहर निकलने के बाद इस बारे में बात करेंगे। कई सालों से 9 कुलों के विशेषज्ञ बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ थे। इसके अलावा कई विशेषज्ञ मर गए। म्यूकियान जियांग ने आह भरी। चेन जियांग वास्तव में इस जंगली लड़की को, जिसके पास एक विशेष प्रतिभा थी, बाहर लाना चाहता था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक मजबूत महिला बन जाएगी। शायद ये स्वर्ग क्षेत्र को और भी जीवंत बना देगा। चेन जियांग ने बहुत सारा मांस भूना और इसका अधिकांश हिस्सा लॉन्ग जुएई के खाने के लिए था। उसने खुद भी बहुत खाया और इसे खाने के बाद उसने अपने शरीर में बड़ी मात्रा में अमर क्यूई जमा की और थोड़ा शोधन करके वह इसे शुद्ध और समृद्ध जन्मजात क्यूई में बदल सकता था। लॉन्ग जुएई और म्यूकियान जियांग दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और एक पल में ही उन्होंने कई 100 किलो जानवर का मांस खा लिया था। सौभाग्य से चेन जियांग ने इसे अच्छी तरह से छिपा दिया था और उसे पता नहीं चला कि उसने चुपके से लॉन्ग जुएई के खाने के लिए जानवर का कुछ मांस ले आया था। मैंने भरपेट खा लिया है। मुझे अकादमी जाकर देखना चाहिए। वहाँ बहुत सी प्राचीन पुस्तकें हैं, लेकिन संसार घाटी के बारे में बहुत अधिक अभिलेख नहीं हैं। मुझे उन्हें जल्द ही समाप्त कर लेना चाहिए।
म्यू कियानजियांग ने अपने होंठ चाटे और मीठी फल वाली शराब का एक घूंट लिया। चेन जियांग को संसार घाटी जाने की कोई जल्दी नहीं थी। म्यू कबीले की अकादमी एक छोटा सा घर था जिसमें 6-7 बड़े कमरे और किताबों से भरी अलमारियां थीं। म्यू कियानजियांग के आते ही उसने तुरंत एक बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़ा आदमी पहले से ही जानता था कि संसार घाटी के बारे में प्राचीन किताबें पढ़ने वाले लोग होंगे। वह तुरंत चेन जियांग को एक अध्ययन कक्ष में ले गया और एक किताब निकाली जो जानवर की खाल की एक पतली परत से बनी थी। सौभाग्य से चेन जियांग इन प्राचीन अक्षरों को समझ सकता था। जब वह पहले 10 स्वर्गीय पवित्र पर्वत पर था तो पत्थर की पट्टियों के साथ जुड़ने के बाद वह इन प्राचीन अक्षरों को सीखने में सक्षम था। क्या तुम वाकई इसे समझ सकते हो? यहाँ कई प्राचीन पात्र हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानता, अकादमी की देखरेख करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। हाँ, चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और फिर जल्दी से प्राचीन पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए कुछ उपयोगी खोजने लगा। ये प्राचीन पुस्तक वास्तव में मोटी नहीं थी, केवल दर्जनों पृष्ठ थे। चेन जियांग ने इसे बहुत जल्दी से पूरा पढ़ लिया और इसमें बहुत सी बातें दर्ज नहीं थीं। उनमें से अधिकांश कई साल पहले दर्ज की गई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि संसार घाटी में कौन और कहाँ गया था, और अंत में वे वापस नहीं लौटे। हालांकि जो लोग संसार घाटी में प्रवेश करने के बाद भी जीवित रह सकते थे, वे गहराई में प्रवेश भी नहीं कर पाए। वे उस घाटी तक भी नहीं पहुंच पाए जहां पशुवध विधि स्थित थी। एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें घाटी के प्रवेश द्वार पर रोक दिया, जिसके बाद वे तुरंत पीछे हट गए। हालांकि जैसे ही वे घाटी छोड़ने वाले थे, उन्हें ऊर्जा की एक और लहर ने पीछे खींच लिया और फिर उन पर हर तरह के हिंसक हमले हुए। एक पल में उनके शरीर घायल हो गए और उन्हें भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जो लोग भागने में असफल रहे, उनमें से अधिकांश की मौत अंदर ही हो गई होगी। यही कारण था कि वे अंदर घुसने के बाद वापस नहीं लौटे। और कुछ? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, ये सिर्फ यही किताब है। संसार घाटी कई सालों से यहाँ है और जो लोग भी यहाँ गए उनका रिकॉर्ड इस पर दर्ज है। जो लोग वापस नहीं आए उनमें से ज्यादातर शक्तिशाली योद्धा हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। चेन जियांग बहुत निराश हुआ और असहाय होकर आहें भरने लगा। यह ऐसी चीज है जिसे रोका नहीं जा सकता। ईमानदारी से कहूं तो आपकी तो बात ही छोड़िए, अगर हमारा मुखिया भी उस जगह जाता है तो वह मौत को दावत दे रहा होगा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। यही यहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, म्यू कियानजियांग ने धीमी आवाज में कहा। उसे कैसे नहीं पता था कि संसार घाटी में सुरक्षित रूप से प्रवेश करना और उसके बाद वहां से निकल जाना असंभव था। मुझे ये भी पता है कि संसार घाटी के बीच में एक घाटी है। एक बार जब हम उस घाटी में प्रवेश करेंगे तो हम जानवर वध विधि देख पाएंगे, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। युवक, तुम अपना बाकी जीवन यहीं रहोगे? कोई रास्ता जरूर होगा, बस बात यह है कि तुम लोग बहुत मूर्ख हो। तुमने यह नहीं सोचा कि कभी कभी तुम सिर्फ बल पर भरोसा करके किसी समस्या को हल नहीं कर पाओगे। इसके बजाय तुम्हें अपने दिमाग पर भरोसा करने की जरूरत है। चेन जियांग के चेहरे पर निराशा देखकर म्यू कियानजियांग ने तुरंत बूढ़े आदमी से कहा, फिर चेन जियांग को अकादमी से बाहर खींच लिया। बड़े भाई शेन, आपके पास बहुत समय है। म्यू कियानजियांग ने उन्हें सांत्वना दी। जब आपका आध्यात्मिक क्रिस्टल पर्याप्त न हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप यहाँ लंबे समय तक रह सकें। अपनी ताकत बढ़ाते हुए इस जगह को छोड़ने का कोई तरीका सोचें। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरों के लिए जितनी अधिक असंभव चीजें पूरी करना मुश्किल होता है, उतना ही अधिक मैं उन्हें चुनौती देना चाहता हूँ। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका मैं अक्सर सामना करता हूँ। म्यू कियानजियांग को अभी भी नहीं पता था कि चेन जियांग किस तरह का व्यक्ति था। अगर एक दिन ऐसा आए कि वह इस जगह को छोड़कर स्वर्गलोक में चली जाए तो वह समझ जाएगी कि चेन जियांग क्या कहना चाह रहा था। चेन जियांग ने कई ऐसे काम किए थे जो दूसरे लोग सोचते थे कि वे नहीं कर पाएंगे। चेन जियांग की मुस्कान देखकर म्यू कियानजियांग भी बहुत खुश हुआ। चलो, मैं तुम्हें खेलने के लिए ले चलता हूँ, पहले मैं इस जगह से खुद को परिचित कर लूंगा। उसके साथ एक सुंदरी सो रही थी और खा रही थी। इससे चेन जियांग को सहज महसूस हुआ, लेकिन वह इस जगह का आनंद लेने के बीच में उसे छोड़ने की तीव्र इच्छा नहीं खोना चाहता था। इसके विपरीत वह इस जंगली लड़की को अपने साथ लाना चाहता था जो बाहर की अद्भुत दुनिया के बारे में सपने देख रही थी। चेन जियांग ने कुलपति को दीर्घायु फल दिया। इस मामले ने 9 कुलों में भारी हलचल मचा दी। अब उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग एक टाइकून होगा। अब सभी जानते थे कि चेन जियांग म्यू कबीले में था और उसके साथ म्यू कबीले की वह प्रसिद्ध जंगली लड़की भी थी। हालांकि अन्य परिवारों के लोगों ने सोचा कि चेन जियांग वह दीर्घायु फल एक सगाई उपहार के बराबर था। इसके अलावा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महिलाएं इतनी मूल्यवान होंगी। हालांकि म्यू कियानजियांग एक युवा अमर सम्राट था, उनके दृष्टिकोण से उसका दर्जा अभी भी कम था। ऐसा लगता है कि वह एक युवा अमर सम्राट था। म्यू कियानजियांग ने चेन जियांग को लंबे समय तक टहलने के लिए बाहर लाया और कुछ गपशप सुनने के बाद वह केवल उदासीनता से मुस्कुरा सकता था।
वह बहुत उदार था, जब भी उसे कुछ खाने लायक दिखता तो वह ढेर सारी गोलियां खरीद लेता। उसने चेन जियांग को खूब खाने दिया, बेशक ज़्यादातर सामग्री उसके और लॉन्ग जुएई के लिए थी। शाम को म्यू कियानजियांग और चेन जियांग शांत बांस के जंगल में लौट आए और अपने घर के बाहर बारबेक्यू के पास बैठ गए और जानवरों के मांस का भोज खाने के लिए तैयार हो गए। मैं केवल एक दीर्घायु फल के लायक हूँ। मुझे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। म्यू कियानजियांग ने खुद का मजाक उड़ाया। हे, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो 1000 दीर्घायु फल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम जंगली लड़की हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुमसे शादी करता तो सगाई का उपहार निश्चित रूप से केवल एक दीर्घायु फल ही नहीं होगा, ये वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत अनुचित होगा। कितने होंगे? म्यू कियानजियांग ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। चेन जियांग ने अपनी थोड़ी रगड़ी, भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचा, फिर गंभीरता से कहा, कम से कम मुझे 2 दीर्घायु फल चाहिए। वह पिटाई का हकदार है। म्यू कियानजियांग शुरू में एक अच्छे जवाब की उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग वास्तव में मजाक कर रहा होगा। चेन जियांग ने उसकी जैद मुट्ठियों को पकड़ लिया जो उसकी ओर टूट रही थीं और हंसते हुए कहा, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहता तो मैं तुम्हें एक भी दीर्घायु फल नहीं देता, क्योंकि उस समय मैं तुम्हें पहले ही यहाँ से निकाल चुका होता। भले ही तुम मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। म्यू कियानजियांग ने उपहास किया। अचानक धुंधले आसमान में रोशनी की एक बहुरंगी किरण चमक उठी और म्यू कबीले की हवेली के ऊपर आसमान में रोशनी की एक विशाल बहुरंगी गेंद फैल गई, जिससे एक झुलसाने वाली आभा फैल गई। इस समय जमीन पर मौजूद हर किसी को गर्मी की एक लहर महसूस हुई। यह क्या है? चेन जियांग ने अपना सिर उठाया और 7 रंगों वाली रोशनी की गेंद को देखा जो धीरे धीरे आसमान में घूम रही थी। क्या यह अक्सर आपके यहाँ दिखाई देती है? जब म्यू कियानजियांग ने प्रकाश की 7 रंगों वाली गेंद देखी तो उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। ये चीज़ बड़ी मुसीबत है। वह सुंदर 7 रंगों वाली रोशनी की गेंद, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, ऐसा नहीं लगता था कि यह किसी के लिए दुर्भाग्य ला सकती है। हालांकि म्यू कियानजियांग के मुंह में यह एक आपदा थी। क्या वे अक्सर दिखाई देते हैं? चेन जियांग ने पूछा। बिल्कुल नहीं, अगर हम अक्सर दिखाई देंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। म्यू कियानजियांग ने जल्दी से बारबेक्यू खत्म कर दिया। अचानक एक जरूरी घंटी की आवाज़ सुनाई दी। म्यू कियानजियांग ने खड़े होकर कहा, यह घंटी की आवाज़ है जिसमें पूरे कबीले को इकट्ठा होना है। बैन हमारे लिए किस तरह की आपदा लाएगा? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। ये चीज़ हर कुछ 1000 या 10,000 साल में एक बार दिखाई देगी और कभी कभी सुरक्षित रहेगी, लेकिन कभी कभी यह सभी प्रकार की आपदाएं लाएगी। ये चीज़ हर कुछ 1000 या 10,000 साल में एक बार दिखाई देगी और कभी कभी सुरक्षित रहेगी, लेकिन कभी कभी यह सभी प्रकार की आपदाएं लाएगी, और एक बार जब यह ज़मीन में गिरेगी तो यह फट जाएगी और सभी प्रकार की भयानक शक्तियाँ छोड़ेगी। म्यू कियानजियांग तेजी से चली। चेन जियांग उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने पूछा, यह एक संयोग नहीं हो सकता? इतने सालों के बाद कोई जानबूझकर उन्हें अंदर ला रहा होगा। मुझे नहीं पता, कोई नहीं जानता कि यह चीज़ कहाँ से आई है। चूंकि म्यू कियानजियांग छोटी थी, उसने इस रंगीन बदकिस्मती के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति वर्तमान में बहुत गंभीर थी। इसका मतलब है कि हर बार जब वे दिखाई देंगे तो कई लोग मर जाएंगे। चेन जियांग को लगा कि इस मामले के पीछे कोई रहस्य अवश्य होगा। उसे संदेह था कि कोई वास्तव में इस जगह की रखवाली करने वाले 9 कबीले को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर यह वाकई इंसान ने बनाया है तो यह इंसान बहुत ताकतवर होगा, वरना उसके लिए इतनी दूर से इतनी बड़ी चीज़ को संघनित करके यहाँ भेजना नामुमकिन होगा। चाहे 9 कबीले हों या अन्य आम लोग, वे सभी आपदा से प्रभावित होंगे। इस तरह की शक्ति बेहद भयानक होती है और अभी रंगीन जिनिक्स अभी प्रकट हुई है। किंवदंती है कि इसके प्रकट होने के बाद अगले 7 दिनों और 7 रातों के भीतर एक प्राकृतिक आपदा आएगी। चेन जियांग म्यू कियानजियांग के पीछे पीछे म्यू कबीले के आंगन के एक बड़े चौक में पहुंचा। यहाँ हर किसी के चेहरे पर म्यू कियानजियांग जैसी ही गंभीरता थी। जूही, क्या तुम्हें पता है कि वह चीज़ कहाँ उतरी? क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? चेन जियांग ने पूछा। रंगीन जिंक्स के प्रकट होने के बाद लॉन्ग जूई ने तुरंत स्वर्ग यात्रा का उपयोग करके उसका पीछा किया। यह अभी तक नीचे नहीं उतरा है। ये चीज़ बहुत अजीब है। ये वास्तव में आत्मा संरचना के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा है। लॉन्ग जूई ने कहा, ये रंगीन जिंक्स बाधा के बाहर है, उसे बहुत दूर से होना चाहिए। मैं नहीं देख सकता कि अंदर किस तरह की ऊर्जा संघनित है, लेकिन बाहर की चीज़ निश्चित रूप से इंद्रधनुष आकाश अग्नि है। अभी यह इस विशाल पवित्र भूमि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, खुद को मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में अमर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इस समय आकाश में अंधेरा छा चुका था और समय समय पर आसमान में इंद्रधनुषी रोशनी चमकती रहती थी। रंग बिरंगे जिंक्स शरारती ढंग से हवा में उड़ रहे थे।
म्यू कबीले के कुलपति म्यू त्यानहु चौक में एक मंच पर खड़े होकर ऊंची आवाज में बोले, हर किसी को बचपन से ही इस बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके अलावा हमने समय समय पर संबंधित प्रशिक्षण किया है और अब हम प्रशिक्षण देंगे। अमर सम्राट के नीचे के लोगों को पहले शरण लेने के लिए गहराई में जाना चाहिए। बहुत जल्दी ही लोगों का एक बड़ा समूह चौक से बाहर चला गया और अमर सम्राट की शक्ति वाले कुछ 100 लोगों को पीछे छोड़ गया। म्यू कियानजियांग एक अमर सम्राट थी, इसलिए वह भी यहाँ थी। केवल अब चेन जियांग को एहसास हुआ कि म्यू कियानजियांग अमर सम्राट में एकमात्र महिला थी और ये देखा जा सकता था कि इस जगह पर महिला विशेषज्ञ बहुत दुर्लभ थीं। कियानजियांग, चेन जियांग को शरण लेने के लिए किसी दूसरी जगह ले जाओ। 10 से ज़्यादा उत्कृष्ट शिष्य उसी जगह पर हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह जगह कहाँ है। म्यू त्यानहु ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें वास्तव में मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है? मेरी ताकत प्राकृतिक आपदा की कुछ शक्ति का सामना करने में सक्षम होनी चाहिए। म्यू कियानजियांग ने धीरे से पूछा, वह भी थोड़ा योगदान देना चाहती थी। कोई ज़रूरत नहीं, उसे जल्द से जल्द उस जगह ले जाओ जहां उसे शरण मिल सके। म्यू त्यानहु की आवाज़ सख्त हो गई। म्यू कियानजियांग ने और अधिक कहने की हिम्मत नहीं की। उसने चेन जियांग को घसीटा जैसे कि वे उड़ रहे हों और म्यू कबीले के पिछले दरवाजे की ओर भागे। एक विशाल पत्थर के पहाड़ में प्रवेश किया। रंगीन जिंक्स उतरा है, ये बहुत बड़ा है, एक शहर जितना बड़ा और यहाँ से बहुत करीब है। क्या हमें इसे देखने जाना चाहिए? लॉन्ग जुएई ने पूछा। चेन जियांग ने कहा, अगर वह चीज़ फट गई तो क्या होगा? क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह इस जगह पर आएगा उसे ऐसी बदकिस्मती का सामना करना पड़ेगा जो 10,000 सालों में शायद ही कभी देखने को मिली हो। तुम आसानी से नहीं मरोगे, तुम्हारे ऊपर लगा हुआ प्रोग्रेसिव हीरा कवच तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने उत्तर दिया, यदि यह संभव नहीं है तो मैं अपनी कुछ शक्ति का उपयोग करके तुम्हें इसका सामना करने में मदद कर सकता हूँ। यदि वह आश्वस्त नहीं होता तो लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग को मरने के लिए नहीं भेजा होता और लॉन्ग जुएई द्वारा उसे वहां भेजने से यह स्पष्ट था कि वह कलरफुल जिंक्स के बारे में बहुत उत्सुक थी। चेन जियांग, जिसे म्यू कियानजियांग खींच रहा था, अचानक रुक गया और म्यू कियानजियांग को अपनी ओर खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? म्यू कियानजियांग ने भौहें सिकोड़ी। रंगीन जिनिक्स जमीन पर उतरा है और अभी तक विस्फोट नहीं हुआ है। वे स्पष्ट रूप से अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहे हैं, मैं जाकर देखना चाहता हूँ। चेन जियांग ने कहा, तुम्हें पता था कि रंगीन जिनिक्स उतरा था? म्यू कियानजियांग का चेहरा संदेह से भरा था, लेकिन उसने फिर भी दृढ़ता से कहा, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम उस चीज़ के पास गए तो तुम मर जाओगे। प्राचीन पुस्तकों में रिकॉर्ड है कि किसी ने एक बार रंगीन जिनिक्स को नष्ट करने के लिए उसके पास जाने की कोशिश की थी, लेकिन अगर तुम उसके पास गए तो तुम रहस्यमय तरीके से मर जाओगे। उस रंगीन जिन में बहुत शक्तिशाली भक्षण शक्ति है। जब तक तुम उसके पास जाओगे, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम्हारे पूरे शरीर की शक्ति भक्षण हो जाएगी। लेकिन तुम डरो मत, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे उस रहस्यमयी डेंटियन में है, उसे भक्षण करना बहुत कठिन है। लॉन्ग जुएई ने कहा, मुझे डर नहीं है, मुझे जाकर देखना है। तुम पहले वहां जाकर शरण लो। चेन जियांग ने कहा और म्यू कियानजियांग के हाथ छोड़ दिए। सिकुड़ते कदम पर कदम रखते हुए वह अंतरिक्ष में यात्रा करती रही और कुछ ही क्षणों में वह पहले ही जा चुकी थी। इस गति के कारण म्यू कियानजियांग बेहद हैरान थी। भले ही वह उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गया है। ये बदमाश, मत मरो, म्यू कियानजियांग ने डांटा। वह अपने दिल में गुस्सा थी। चेन जियांग ने वास्तव में उसकी बात नहीं सुनी और ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करने चला गया। म्यू कियानजियांग असहाय था, वह केवल शरण स्थल की ओर भाग सकता था। वह जितना उस स्थान के करीब गया, चेन जियांग को उतनी ही अधिक उस शक्ति का एहसास हुआ। क्या यह मेरी सुपर मजबूत डकैती शक्ति का आभास नहीं था जिसे मैंने कई बार मारने की कोशिश की थी जब मैं निर्वाण डूम पर था? चेन जियांग ने आश्चर्य में कहा, लेकिन इस तरह की डकैती शक्ति बेहद भयानक है। निर्वाण डूम वाले लोग निश्चित रूप से इसे ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। जूही, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? चेन जियांग ने पूछा। यह एक बिखरा हुआ अमर क्लेश प्रतीत होता है। अगर यह वास्तव में ऐसा है तो कौन जानता है कि इस आदमी ने कितने लोगों को मार डाला। लॉन्ग जुएई ने कुछ सोचा और चिल्लाया, एक पल रुको, जल्दी से इंद्रधनुषी रंग के क्लेश बादल में प्रवेश करो और डकैती की शक्ति पवित्र कोर को दूर ले जाओ। चेन जियांग ने पहले ही प्रकाश की 7 रंग की गेंद देखी थी। यह एक विशाल पर्वत जितना ऊंचा और बहुत विशाल था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे ये बना हुआ था और चमकदार 7 रंग की रोशनी की लहरों के बाद लहरें छोड़ रहा था। भयानक डकैती शक्ति की तरंगों ने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। जब चेन जियांग ने इस 7 रंगों वाली रोशनी की गेंद को देखा तो वह पीछे हटने के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि अगर यह 7 रंगों वाली रोशनी की गेंद उस पर एक बार भी गिरेगी तो वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। बिखरी हुई अमर आपदा क्या है?
चेन जियांग ने खुद को संभाला, भय की तीव्र भावना को सहन किया और प्रकाश की इंद्रधनुषी गेंद की ओर दौड़ना जारी रखा। ये चीज कोई विपत्ति का राक्षस नहीं है, यह विपत्ति के बादलों का एक समूह है जिसका मुख्य लक्ष्य बिखरे हुए अमर जैसे लोग हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, बिखरे हुए अमर ने 9वें निर्वाण क्लेश में असफल होने के साथ ही एक स्वर्ग की गोली बनाई। उसकी आत्मा और शक्ति सभी स्वर्ग की गोली के अंदर थी और फिर उसने स्वर्ग की गोली का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया ताकि उसका शरीर फिर से बन सके। क्या यान जिलान भी वैसी ही नहीं है? चेन जियांग ने सुंदर और महान जिलान अमर परी के बारे में सोचा। हालांकि उसकी आत्मा बहुत खास है, वह ऊर्जा इकट्ठा कर सकती है, वह अपनी आत्मा का उपयोग 10,000 साल तक साधना करने के लिए कर सकती है, फिर अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर सकती है, एक बार फिर से स्वर्गीय गोली की खेती कर सकती है और फिर रहस्यमय तरीके से अमर बन सकती है। इसलिए उसे बिखरी हुई अमर नहीं माना जा सकता है और ऐसी परिस्थितियां उसके साथ शायद ही कभी होती हैं। बिखरे हुए अमर की स्थिति भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये यान जिलान की स्थिति से कहीं ज्यादा है। लॉन्ग जुएई ने कहा, 9 निर्वाण क्लेशों के विफल होने के बाद उसी समय संघनित स्वर्ग की गोली का मतलब था कि वह नहीं मरा। जब तक वह अपने शरीर का पुनर्निर्माण करने में सफल रहा, वह एक बिखरे हुए अमर बन जाएगा। बिखरे हुए अमर बहुत डरावने हैं, खासकर वे क्लेश जो उन्हें हर बार सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ये क्लेश कुल मिलाकर 39 हैं और हर बार जब वे इस क्लेश को पार करते हैं तो उन्हें बहुत ताकत मिलती है। अगर वे असफल होते हैं तो वे मर जाएंगे और डकैती की शक्ति बार बार बढ़ेगी। हालांकि ये व्यक्ति कम से कम 30 कष्टों का सामना कर रहा है। वह यहाँ खेती करने के लिए छिपा था, जिसके कारण 9 कुलों को कष्ट उठाना पड़ रहा है। चेन जियांग ने ये सारी बातें पचा लीं और आश्चर्य से बोला, तो यह आदमी कितना ताकतवर है? वह बहुत बहुत शक्तिशाली है। बाईशान यू शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बिखरे हुए अमर के 3 क्लेश मानव अमरता के अंतिम चरण के बराबर हैं, 6 क्लेश अमर सम्राट के अंतिम चरण के बराबर हैं और 9 क्लेश अमर राजा के अंतिम चरण के बराबर हैं। इसके बारे में खुद सोचें। लॉन्ग जुएई ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब वह प्रकट होता है तो वह लोगों के एक बड़े समूह को मरवा देता है। यह आदमी वास्तव में दोषी है। चेन जियांग को बहुत आश्चर्य हुआ। बिखरे हुए अमर के 9 क्लेश एक अंतिम चरण के अमर राजा के बराबर थे और ये 30 क्लेश पहले से ही अंतिम चरण के अमर राजा के स्तर को पार कर चुके थे। क्या होगा यदि बिखरे हुए अमर 69 क्लेशों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाएं? चेन जियांग ने फिर पूछा, तब मैं सीधे संत बन सकती हूँ? बहुत शक्तिशाली, लॉन्ग जुएई ने कहा। इससे पहले चेन जियांग ने व्हाइट टाइगर से सुना था कि कुछ पवित्र दानव जानवर थे जो एक शक्तिशाली अस्तित्व थे जो अमर राजा से कहीं आगे निकल गए थे। अमर राजा के बाद कौन सा क्षेत्र था यह अमर राजा भी नहीं जानते थे, केवल इतना जानते थे कि अमर राजा को पवित्र महल में प्रवेश करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। तो यह आदमी एक इंसान है। चेन जियांग धीरे धीरे इंद्रधनुषी रंग के क्लेश बादल के पास पहुंचा। वह अंदर जाकर डकैती की शक्ति पवित्र कोर को अंदर ले जाना चाहता था। बेशक यह एक इंसान है। बिखरे हुए अमर रूप में राक्षस इंसानों से भी कम है और यह 7 रंगों वाला क्लेश नहीं है। लॉन्ग जुएई ने कुछ दुख से आह भरी, भविष्य में मुझे भी इस तरह के कष्टप्रद क्लेश का सामना करना पड़ेगा। आप भी। चेन जियांग ने सोचा था कि शाही ड्रैगन कबीले का सम्राट ड्रैगन बिना किसी आपदा के अपने चरम पर पहुंच जाएगा। बेशक जब हमारा शाही ड्रैगन कबीला एक निश्चित अवस्था तक बड़ा हो जाएगा तो उसे स्वर्गीय ड्रैगन क्लेश का सामना करना पड़ेगा और इसे पार करने के बाद ही वह स्वर्गीय ड्रैगन बन जाएगा। उदाहरण के लिए, वर्तमान शाही ड्रैगन कबीला कभी भी स्वर्गीय ड्रैगन क्लेश को पार नहीं कर पाया है, अन्यथा वह और भी अधिक शक्तिशाली होता। लॉन्ग जुएई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, उस आदमी की कायरतापूर्ण नज़र देखकर उसमें कोशिश करने की हिम्मत नहीं है। उसने एक स्काई ड्रैगन को उबालने की योजना बनाई, वैसे भी उसे स्वर्ग क्षेत्र में अपेक्षाकृत मजबूत माना जाता है। यह मत देखो कि यह मेरे सामने कितना आसान था, मुझे बाद के चरणों में कड़ी मेहनत करनी होगी, खासकर जब मैं एक स्वर्गीय ड्रैगन में बदल रहा हूँ। यह एक बिखरे हुए अमर क्लेश बनने जितना ही कठिन है, कई बार एक स्वर्गीय ड्रैगन क्लेश होता है। लॉन्ग जुएई ने बड़बड़ाया, ऐसा लग रहा था कि वह स्काई ड्रैगन क्लेश से नफरत करती थी। चेन जियांग ने अपना प्रोग्रेसिव हीरा कवच उतारा और इंद्रधनुषी रंग के क्लेश बादल में प्रवेश किया। आम दिनों में यह एक गेंद की तरह दिखता था, लेकिन जब वह करीब गया तो उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में सिर्फ बादल और धुंध था। डकैती शक्ति पवित्र कोर का क्या उपयोग है? एक स्थानिक यात्रा का उपयोग करते हुए चेन जियांग अंतरिक्ष के केंद्र में पहुंचा। उसने पहले ही मुट्ठी के आकार का इंद्रधनुषी रंग का मनका देखा था। रेनबो सेंट फोर्स अंदर है। हालांकि यह केवल थोड़ा सा है, यह आपकी ताकत को बहुत बढ़ाने के लिए पर्याप्त है और यह आपको भविष्य में संत क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक अच्छा आधार देने के लिए भी पर्याप्त है। इसके अलावा ये टुकड़ा इतना बड़ा है, इसे लंबे समय तक अमर ऊर्जा के साथ संघनित किया जाना चाहिए था।
लॉन्ग जुएई ने कहा, उस समय कुछ पैट्रिक ड्रैगन अक्सर ऐसा करते थे और अक्सर कुछ बिखरे हुए अमर का अनुसरण करते थे। जब वे बिखरे हुए अमर में क्लेश का सामना करते थे तो वे अपने रंगीन पवित्र कोर को चुरा लेते थे और इसे कुछ छोटे ड्रैगन को इस्तेमाल करने के लिए देते थे। बेशक ये बहुत खतरनाक है, आपकी किस्मत अच्छी है। बिखरे हुए अमर के पास गए कई रंगीन पवित्र कोर इसके लिए लड़ रहे थे, मौत से लड़ रहे थे, और लड़ाई के दौरान वे सभी मर गए, इसलिए जो प्रभावित नहीं होगा वह निर्वाण डूम से बेहतर होगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने रंगीन पवित्र कोर को पकड़ लिया, लेकिन उसे लगा कि यह थोड़ा गर्म है। इसे उठाने के बाद उसने तुरंत इसे अपनी युयाओ रिंग के अंदर रख दिया। जूही, क्या मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ? यह मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, तुम इसे रख लो। लॉन्ग जुएई मन ही मन भावुक हो गई। यहाँ तक कि उस समय के पैट्रिक ड्रैगन ने भी इसे एक खजाना समझा था, लेकिन चेन जियांग इसे उसे इस्तेमाल करने के लिए देना चाहता था। जल्दी करो, चलो उस जंगली लड़की को ढूंढते हैं। मैंने पहले ही अपनी दिव्य आत्मा का इस्तेमाल करके उसका पीछा किया है। क्लेश के बादल को, जिसका रंगीन पवित्र कोर काटा जा चुका है, अभी भी संघनित होने में कुछ समय लगेगा। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने जल्दी से खुद को 7 रंगों वाले संकट के बादल से दूर कर लिया और साथ ही राहत की सांस ली। लॉन्ग जुएई के मार्गदर्शन का पालन करते हुए वह उस जगह को खोजने चला गया जहां उसने मुंह की आनजियांग को छिपाया था। अब जब रंगीन पवित्र कोर को हटा दिया गया है, भले ही इसे नए सिरे से संघनित किया गया हो, यह अभी भी बहुत छोटा होगा, शायद चावल के दाने के आकार का। नतीजतन डकैती की शक्ति बहुत कमजोर है। लॉन्ग जुएई ने कहा, क्या होगा अगर मैं वापस जाकर एक तरफ बैठ जाऊं? अगर वह असफल हो जाए तो मैं जाकर कुछ उठा लूं। चेन जियांग ने कहा, मत जाओ, वह लगभग 30 चक्रों तक जीवित रह सकता है, उसकी ताकत बेहद भयानक है, और दूसरी बार रंगीन पवित्र कोर की डकैती शक्ति उसके लिए बहुत आसान है। लॉन्ग जुएई ने कहा, अभी मुझे नहीं पता कि वह आदमी अच्छा है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वह लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ छिपा हुआ है, वह शायद एक अच्छा इंसान नहीं है। चेन जियांग को लगा कि यह जगह और भी अथाह होती जा रही है। ये सोचकर कि इस जगह पर वास्तव में इतना शक्तिशाली व्यक्ति छिपा होगा, वह 6 घंटे से अधिक समय तक भागता रहा और आखिरकार एक विशाल पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। इस जगह पर एक पत्थर का दरवाजा था और म्यू कियानजियांग और कुछ म्यू कबीले के प्रतिभाशाली लोग अंदर छिपे हुए थे। चेन जियांग ने पत्थर के दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वह खुल नहीं सका। ऐसा लगता है कि सामान्य विधि का उपयोग करके प्रवेश करना असंभव है। चेन जियांग पत्थर के दरवाजे से गुजरने के लिए केवल स्थानिक कानूनों की शक्ति का उपयोग कर सकता था। पत्थर का दरवाजा बहुत मोटा था और चेन जियांग उसमें से गुजरने में लगभग असमर्थ था। अब वह दरवाजे के अंदर था, यह एक काली सुरंग थी। उसने आगे की जांच करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति जारी की और जल्दी से जान गया कि वह नीचे पहुंच गया है। इस पहाड़ पर चट्टानें बहुत मजबूत हैं और यहाँ तक कि एक संरचना भी है। ऐसा लगता है कि वे लोग बिखरे हुए अमर के संकट से वास्तव में डरते थे। कुछ अच्छे पौधों की रक्षा के लिए वे इस तरह की शरणस्थली बनाने में संकोच नहीं करेंगे। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग और चेन जियांग ने जो दिव्य शक्ति जांच के लिए जारी की थी, उसे अचानक एक शक्तिशाली बल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। ऐसा लगता है कि अंदर आत्मा निर्माण की एक परत है। सुरक्षा बहुत गहन है, लॉन्ग जुएई ने कहा। शरण लेने की जगह पहाड़ के बीच में पहाड़ के नीचे थी। जब चेन जियांग पहाड़ के केंद्र में पहुंचे तो उन्होंने एक ऊर्ध्वाधर छेद देखा जो नीचे की ओर गहराई में जाता था। चेन जियांग नीचे कूद गया और एक पल में वह नीचे था और वहां कुछ रोशनी थी जो पत्थर के दरवाजे की दरारों से चमक रही थी। वे अंदर हैं, उनमें से काफी लोग हैं। ऐसा लगता है कि यह 9 कुलों की संयुक्त स्थापना है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग दरवाजे तक गया और उसे आसानी से खोला। उसने तुरंत विशाल भूमिगत कमरा देखा जो गर्म किरणों से भरा हुआ था और भूमिगत कमरे के किनारे कुछ टैंक थे। वहां कुछ लोग भी थे जो 3 या 5 के समूहों में घूम रहे थे या बातें कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर मौजूद सभी लोगों ने एक अपरिचित चेहरा देखा। बड़े भाई शेन, म्यू कियानजियांग सदमे में चिल्लाया। मूल रूप से किसी ने भी चेन जियांग को नहीं पहचाना, लेकिन म्यू कियानजियांग की चीख सुनकर वे तुरंत समझ गए कि वह बाहरी व्यक्ति था, और यहाँ तक कि उन्होंने म्यू कबीले के कुलपति को दीर्घायु फल भी उपहार में दिया। यद्यपि वह संसार घाटी में प्रवेश करने की तैयारी के लिए अस्थायी रूप से यहाँ रह रहा था, लेकिन सभी ने सोचा कि वह शायद हमेशा के लिए यहाँ रहेगा, क्योंकि उसके लिए संसार घाटी छोड़ना असंभव था। म्यू कियानजियांग को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि चेन जियांग यहाँ क्यों आया है। पहले चेन जियांग ने कहा था कि वह रंगीन जिंक्स को देखने जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। उसने कुछ नहीं पूछा क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे। 9 कुलों के युवा कुलीन शिष्य सभी यहाँ थे और कुछ महत्वपूर्ण युवा बुजुर्गों सहित कई 100 लोग भी थे। म्यू कियानजियांग ने धीमी आवाज में कहा, वह आदमी भी यहाँ है, उसे नजरअंदाज करो, मेरे पीछे आओ। चेन जियांग ने हान चेन को पहले ही देख लिया था और हान चेन उसे गुस्से से घूर रहा था।
उसकी ताकत और प्रतिभा को भी शीर्ष पर माना जा सकता था और वह मू कियांजियांग से केवल थोड़ा ही कमतर था, लेकिन इससे पहले कई लोगों ने सोचा था कि मू कियांजियांग उसके परिपक्व होने के बाद उससे शादी कर लेगी। म्यू कियांजियांग को चिंता थी कि चेन जियांग उसके साथ भिड़ जाएगा और उसने तुरंत उसे अपने तंबू की ओर खींच लिया। आह चेन, ये वही आदमी है जिसने आपकी दिव्य तलवार को नष्ट कर दिया था। क्या आप चाहते हैं कि हम इसे वापस पाने में आपकी मदद करें? एक लंबा युवक आया और हान चेन के कंधे पर थपथपाया। ये सिर्फ इतना है कि वह अपेक्षाकृत अमीर है। कौन जानता है, शायद उसने अमर तलवार को आपसे दूर कर दिया क्योंकि उसके पास किसी तरह का खजाना था। ये देखते हुए कि उसने लापरवाही से दीर्घायु फल निकाल लिया, वह आपको मुआवजे के रूप में एक मध्यम श्रेणी की अमर तलवार देने में सक्षम होना चाहिए। वे सभी हान चेन के दोस्त थे। चलो चलें। म्यू कियांजियांग को चेन जियांग का हाथ पकड़ते देख हान चेन की आंखें लाल हो गईं, उसका दिल अवर्णनीय क्रोध से भर गया। चेन जियांग ने म्यू कियांजियांग के हाथ को थोड़ा दबाव के साथ दबाया, फिर हान चेन की ओर देखा। यह आप पर निर्भर है, यह आपका क्षेत्र है, मेरे जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए यहाँ कुछ भी करना अच्छा नहीं है। जब हान परिवार के युवा बुजुर्गों ने यह देखा तो उन्होंने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब चेन जियांग यहाँ आया था तो एकमात्र लाभ म्यू कबीले और चू परिवार को था। वे सभी विशेषज्ञ 7 रंग के क्लेश बादलों की डकैती शक्ति से निपटने के लिए बाहर तैयारी कर रहे थे और इस जगह पर सबसे मजबूत केवल युवा बुजुर्ग थे। देर से चरण के अमर सम्राट के पास एक भी अमर राजा नहीं था। हान चेन, क्या तुम उसे निशाना बना रहे हो? म्यू कियांजियांग तुरंत चेन जियांग के सामने सख्त भाव के साथ खड़ा हो गया। उसने मेरी दिव्य तलवार को नष्ट कर दिया, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि वह मुझे मुआवजा दे। हान चेन ने चेन जियांग को क्रूरता से देखा। वह पहले ही भूल चुका था कि वह पहला व्यक्ति था जिसने कदम उठाया था और चेन जियांग ने केवल जवाबी हमला किया था। तुमने ही उस पर पहले हमला किया, तुमने बिना किसी कारण के उस पर हमला किया, तुम ही थे जिसने अमर तलवार को नुकसान पहुंचाया। म्यू कियांजियांग ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ दर्शकों ने उन्हें पहले ही घेर लिया था। वे ये भी देखना चाहते थे कि चेन जियांग ने वास्तव में उस व्यक्ति की अमर तलवार को कैसे नष्ट किया था। हान चेन ने मू कियांजियांग को भड़काने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मू कियांजियांग की ताकत कम से कम उसके स्तर की थी। यहाँ तक कि वह और उसके पीछे के दर्जन भर सहायक भी उसके मुकाबले में नहीं थे। तुम एक औरत के पीछे खड़े होना चाहते हो? क्या तुम में वह गरिमा नहीं है जो एक आदमी में होनी चाहिए? अगर तुम में हिम्मत है तो खड़े हो जाओ और एक औरत के पीछे मत छिपो। हान चेन ने जानबूझकर यह बात जोर से कही, चेन जियांग को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि यह वास्तव में बहुत शर्मनाक बात थी। हालांकि चेन जियांग मोटी चमड़ी के साथ पैदा हुआ था। भले ही दर्शकों की संख्या 10 से 100 गुना बढ़ जाए, फिर भी उसे कोई दबाव महसूस नहीं होगा। सभी ने शुरू में सोचा था कि चेन जियांग तुरंत खड़ा हो जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि उसके चेहरे पर वास्तव में एक मोटी मुस्कान थी। यदि ये केवल एक मौखिक आदान प्रदान है तो मैं किसी भी समय आपके साथ आऊँगा, लेकिन यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मुझे खेद है, मैं आप लोगों को अकेले नहीं हरा सकता। मैं यहाँ गंभीरता से घोषणा करता हूँ कि मैं आपको उस अमर तलवार के लिए कभी भी मुआवजा नहीं दूंगा। हान चेन क्रोधित हो गया और चिल्लाया, काय, जल्दी से बाहर आओ। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, मैंने उन्हें सुरक्षा शुल्क दिया। चू परिवार ने मेरे 80,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल ले लिए और म्यू कबीले ने 20,000 ले लिए। उन सभी ने मुझसे वादा किया कि उन्हें यहाँ परेशान नहीं किया जाएगा। म्यू कियांजियांग ने तुरंत कहा, ये सही है, उसकी साधना आपकी जितनी ऊंची नहीं है, आपको बस लोगों को आपसे लड़ने देना है। क्या आप स्पष्ट रूप से उस पर हमला नहीं कर रहे हैं? मैं इस समय इम्मोर्टल मोनार्क में हूँ, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पास आओ। तुम एक महिला हो, अगर तुम एक पुरुष होते, भले ही तुम एक अमर राजा होते, मैं फिर भी तुमसे मरते दम तक लड़ता। हान चेन ने व्यंग्य किया। जियो जियांग, रास्ते से हट जाओ। चेन जियांग ने अचानक आह भरी, जिससे वह मन ही मन खुश हो गया। म्यू कियांजियांग ने भौहें से कुढ़ी, वह अनिच्छुक था, लेकिन वह फिर भी एक तरफ खड़ा रहा। चेन जियांग ने एक अमर तलवार निकाली। यह एक मध्यम श्रेणी की तलवार थी और हान चेन की तलवार से कहीं बेहतर थी। तुम्हें ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। हान चेन का दिल उत्साहित हो गया, वह बता सकता था कि चेन जियांग के हाथ में मध्यम श्रेणी की अमर तलवार उसकी तुलना में बहुत बेहतर थी। उसे लगा कि उसने बहुत अधिक कमाया है। जैसे ही हान चेन आगे बढ़ा और तलवार को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, चेन जियांग अचानक करा उठा। एक हाथ ने तलवार की नोक पकड़ ली, जबकि दूसरे ने तलवार की मूठ पकड़ ली और उसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तेज और स्पष्ट दरार की आवाज़ सुनकर हर कोई दंग रह गया। उन्हें पहले विश्वास नहीं हुआ कि चेन जियांग की ताकत एक मध्यम श्रेणी की अमर तलवार को नष्ट कर सकती है, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इसे अपनी आंखों से देखेंगे, और वह मध्यम श्रेणी की अमर तलवार और भी बेहतर थी। हान चेन का चेहरा जम गया, उसका पूरा शरीर वहीं जम गया और उसने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ भी आगे बढ़ाया। चेन जियांग ठंडी हंसी हंसा, मैंने पहले भी कहा है, मैं तुम्हें कभी मुआवजा नहीं दूंगा।
अगर मेरे पास होता भी तो मैं तुम्हें नहीं देता। अगर मुझे इसे कचरे की तरह फेंकना भी पड़े तो भी मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा।